गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता कुमारी। आज का जो टॉपिक है वो है माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। अब माध्य मुक्त पथ क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है वो आज हम इस लेसन में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो गैस है वो विभिन्न अणुओं से मिलकर के बनती है और उसमें गैस के जो अणु हैं वो विविध चालों से विभिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं। और गैस में कोई अणु जो है वह छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े सरल रेखीय पथों में गति करता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार की अणु की गति को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन गति यानी गैस में किसी अणु की छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े सरल रेखीय पथों में गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर कोई अणु है, इस अणु से टकरा करके ये दूसरा अणु इस अणु से टकराया है, तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु के सरल रेखीय पथ को फ्री पाथ कहते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं। मुक्त पथ क्या होता है? मुक्त पथ होता है दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु के सरल रेखीय पथ को मुक्त पथ कहते हैं। और एक ही अणु के लिए ये मुक्त पथ भिन्न भिन्न लंबाइयों के होते हैं। यानी यहाँ से ये मान लेते हैं एक अणु है, तो यह अणु टकरा करके यहाँ से टकरा करके इस दूसरे अणु से टकराया, तो फिर ये अणु इस अणु से टकराया, फिर ये अणु इस अणु से टकरा करके ये सरल रेखीय पथ प्राप्त करता है। तो इसके सरल रेखीय पथों की जो लंबाई है, यहाँ पर देखोगे आप छोटी लंबाई है यहाँ पर, तो इन सरल रेखीय पथों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। ओके, तो किसी लंबे समय अंतराल में किसी अणु के मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो माध्य मुक्त पथ की डेफिनेशन हो गई कि किसी लंबे समय अंतराल में किसी अणु के मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। और मुक्त पथ क्या है? दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु के सरल रेखीय पथ को मुक्त पथ कहते हैं। ओके, और इस माध्य मुक्त पथ को लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि कोई अणु n टक्करों के पश्चात कुल दूरी l तय करता है। ठीक है, n टक्कर होती है उसकी, और उस टक्कर में जो डिस्टेंस कवर करता है वो l डिस्टेंस कवर करता है। तो माध्य मुक्त पथ क्या हो गया? कितनी लंबाई डिवाइडेड बाई कितने टक्कर, तो l अपॉन n इज इक्वल टू लैम्ब्डा। तो ये हो गया माध्य मुक्त पथ। ये हो गई टोटल लंबाई और इसमें टक्करों की संख्या, तो ये माध्यमान आ गया, मुक्त पथों का माध्यमान। ओके, अब इस l अपॉन n का मान निकालने के लिए, लैम्ब्डा का फॉर्मूला निकालने के लिए, व्यंजक प्राप्त करने के लिए जो मेथड है वो ये है। मान लेते हैं कि किसी क्षण केवल एक अणु को छोड़, गैस में बहुत सारे अणु हैं, अब हम एक अणु को कंसिडर कर रहे हैं कि एक अणु को छोड़ अन्य सभी अणु स्थिर है और यह अणु दूसरे अणुओं के मध्य औसत चाल v बार से गति करता रहता है। ओके, कि एक अणु है, बाकी तो मान लेते हैं कि रेस्ट पर है, और बाकी एक अणु क्या करता है? v बार गति से गति करता है। और इन अणुओं का जो प्रभावी व्यास है वो d है। प्रभावी व्यास d है, मतलब क्या हो गया कि ये एक अणु है। ठीक है, एक अणु है और दूसरा अणु, दोनों के जो सतह है वो टच कर रही है और इन दोनों का जो केंद्र है वो d है। तो ये प्रभावी व्यास है। तो इस व्यास में, इस डिस्टेंस में, यहाँ से यदि डिस्टेंस करें तो इस d त्रिज्या के गोले में जितने भी अणु आएंगे वो इस अणु से क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। तो d क्या हो गया? ये प्रभाव क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर कॉलिजन करने वाले इस d त्रिज्या के क्षेत्र में कॉलिजन करने वाले अणु जो हैं वो, इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा? d त्रिज्या हो गई। d त्रिज्या हो गई तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर। तो ये कॉलिजन क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ओके, तो गतिशील अणु का प्रभावी काट क्षेत्र आ गया है सिग्मा बराबर पाई डी स्क्वायर। अब समय अंतराल t में गतिमान अणु एक नियमित टेढ़े मेढ़े पथ में v बार t दूरी तय करता है। मान लेते हैं t समय अंतराल में वो टक्कर करके जो डिस्टेंस कवर करता है
वह करता है L बराबर V बार T, क्योंकि V चाल से गति कर रहा है, दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय। तो वेग हो गया ये V बार चाल हो गई इसकी, और समय हो गया T। तो V बार T लंबाई तथा सिग्मा अनुमस्त काट के एक बेलनाकार आयतन का प्रसरण करता है, प्रसरण। ओके, तो कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा, ये तो इस लंबाई में जो अणु कॉलिजन कर रहा है वो इतनी लंबाई में कर रहा है और इस क्षेत्रफल में कर रहा है, तो जो आयतन है, कॉलिजन वॉल्यूम है, वो सिग्मा एल यानी सिग्मा एल का मतलब V बार T। तो सिग्मा V बार T इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ओके, यानी कि इस आयतन में स्थित अणु टक्कर करते हैं। ठीक है, यदि पात्र में मान लेते हैं कि प्रत्येकांक आयतन n अणु है, तो उन अणुओं की संख्या जो t समय में गतिमान अणु से टक्कर करते हैं सिग्मा V बार T n होगा। ये तो हो जाएगा इसका आयतन, और प्रत्येकांक आयतन अणु n है, तो इस आयतन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इस आयतन को n से गुणा कर दें। ठीक है, तो t सेकंड में टक्करों की संख्या, t सेकंड में टक्करों की संख्या हो जाएगी सिग्मा V बार T n। ओके, सिग्मा का मान रखा पाई d स्क्वायर V बार T n। तो माध्य मुक्त पथ क्या है, L अपॉन n। ठीक है, कितनी कुल लंबाई कितनी t समय में कवर करी है, और इसमें टक्करों की संख्या का डिवाइड कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने देखा था L अपॉन n। अब L अपॉन n में मान रखते हैं, L है इसकी प्रभावी लंबाई, कितनी तय की है लंबाई इसने t समय में, तो V बार T लंबाई तय की है, और इस t सेकंड में टक्करों की जो संख्या है वो है हमारे पास में पाई d स्क्वायर V बार T। तो V बार T से V बार T कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन पाई d स्क्वायर n यानी सिग्मा n। तो ये आ गया लैम्डा का फॉर्मूला। अब मैक्सवेल ये कहता है कि इसमें हमने जो माना, हमने क्या जंक्शन माना कि एक अणु गति कर रहा है, बाकी के सभी अणु क्या कर रहे हैं, स्थिर हैं। ठीक है, और वो अणु से टकरा रहा है, लेकिन गैस के सभी अणु गति करते हैं, तो सभी एक दूसरे से टक्कर करेंगे। तो यहाँ पर मैक्सवेल वितरण के अनुसार यहाँ पर एक नया लैम्डा का जो मान है वो आता है √2 का गुणा आता है। तो 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर n। यदि सभी अणुओं को गतिमान माने तो √2 का फैक्टर आ जाता है। तो लैम्डा बराबर 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर n का फॉर्मूला प्राप्त होता है माध्य मुक्त पथ का। गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ जो है वो है लैम्डा बराबर 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर n। ओके, अब माध्य मुक्त पथ की घनत्व पर निर्भरता। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो लैम्डा है, माध्य मुक्त पथ है, वो किस किस पर निर्भर करता है। तो माध्य मुक्त पथ की निर्भरता के लिए सबसे पहले जो निर्भरता है, हम घनत्व पर निर्भरता देख रहे हैं। घनत्व पर निर्भरता के लिए मान लेते हैं एक अणु का द्रव्यमान n है, तो n अणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा mn, और घनत्व क्या होता है, रो बराबर होता है m अपॉन रो बराबर m अपॉन v। ठीक है, इसमें कितना द्रव्यमान है और कितना आयतन है। और यदि हम n अणुओं का द्रव्यमान माने, n अणुओं का द्रव्यमान कितना है हमारे पास में mn, तो प्रत्येकांक आयतन घनत्व का मान v जो है वो 1 मान लें, तो घनत्व हो जाएगा रो बराबर mn। तो प्रत्येकांक आयतन घनत्व हो गया mn। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा रो अपॉन m। n का मान इस लैम्डा वाले टर्म में रखने, इस फॉर्मूले में रखने पर हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है वो ये आ जाता है, लैम्डा बराबर n की जगह रख दिया रो अपॉन m। तो ये आ गई निर्भरता। m अणु का द्रव्यमान कांस्टेंट है, d प्रभावी त्रिज्या है जो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट ही है। रो पर निर्भरता क्या आती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ज़्यादा घनत्व होगा तो जो मीन परिपात है वो कम होगा। ऑब्वियसली यदि घनत्व ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आयतन में अणु पास पास होंगे, जब पास पास होंगे तो टकरें कम दूरी पर होंगी, कम दूरी पर होगी तो माध्य मुक्त पथ क्या होगा, कम होगा। ओके, तो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा माध्य मुक्त पथ का मान घटता जाता है। ओके, अब दूसरी हम निर्भरता ये देखना चाहते हैं कि माध्य मुक्त पथ पर ताप और दाब पर किस प्रकार से माध्य मुक्त पथ निर्भर करता है। लैम्डा की टी
ताप और दाब P पर निर्भरता क्या है। ओके, इस पर निर्भरता देखने के लिए हम गैस समीकरण क्या है, PV बराबर NkT। ओके, अब एकांक आयतन पर दाब जो है वो हो जाएगा NkT। ओके, N की जगह मान रखें हम P/KT, तो N की जगह मान रखा हमने N की जगह P/KT, यानी कि जो लैम्ब्डा है वो दाब के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ताप के प्रोपोर्शनल है। लैम्ब्डा इज प्रोपोर्शनल टू T एंड लैम्ब्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, अर्थात माध्यम मुक्त पथ गैस के ताप के अनुक्रमानुपाती तथा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दाब को बढ़ाएंगे गैस के अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे। जब पास पास आते हैं अणुओं के मध्य टक्कर जो है वो कम दूरी पर हो जाएगी। कम दूरी पर हो जाएगी तो माध्यम मुक्त पथ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पर लैम्ब्डा कम होगा, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाएंगे तो अणु ऑब्वियसली एनर्जी प्राप्त करेंगे, एनर्जी प्राप्त करके वो टकराएंगे नहीं, वो गति करेंगे, तो इससे जो लंबाई है वो लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ताप के साथ में लंबाई बढ़ती है, दाब और घनत्व के साथ में लंबाई माध्यम मुक्त पथ जो है वो क्या होता है, घटता जाता है। इस प्रकार से गैस के अणुओं का माध्यम मुक्त पथ तथा उस पर ताप, दाब और घनत्व की निर्भरता को बताया गया। तो आज का लेसन सुनने के लिए थैंक्स, और आज का लेसन मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट सेशन में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।